चंद्रमा की चंचल निगाहें, समुद्र की लहरें, ठंडी हवा और ग्रीष्म ऋतु की तपस जिस तरह अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक और कुछ नहीं है, क्योंकि इन सबको तो अनदेखा किया जा सकता है। लेकिन इस संसार में दूसरों की चिंता करना और चिंता के नाम पर नारी की उपेक्षा किया जाना बड़ा ही दुखदायी है, जिसे जब मैंने खुद अपने कानों से वंशिका के लिए लोगों के मुंह से सुना, तब उस पल कुछ ऐसे मुझे खुद का अस्तित्व भिनसा लगने लगा। मैं अपने आप को वंशिका के लिए गुनहगार मानने लगी, जिसमें अनजाने ही अचानक आकर आलोक के जीवन में प्रवेश किया, चाहे परिस्थितियां जो भी क्यों न बनी हो, जिसकी सजा वंशिका आज खुद अपने आप आलोक से दूरी बनाकर एक जोगन की तरह रही है। दुनिया बिना कुछ सोचे समझे उसे ताना देने में पीछे नहीं हट रही। तब मैंने खुद आलोक से विनती कर वंशिका के लिए थोड़ा प्यार अतिरिक्त मांगा, उन्हें वंशिका के साथ एक लंबे सफर पर भेजा। इस तरह उसका जीवन पूर्ण हुआ और वह उन लोगों के व्यर्थ के ताने से बच सकी। आज हम तीनों पूर्ण सुहागन सुख समृद्धि से परिपूर्ण आलोक को गर्व के साथ अपने पति रूप में मानती है। हाँ, यदि अब आपको ये लगता होगा कि जब सब कुछ सही था, तब फिर आखिर क्यों आज अदालत तक ये बात पहुंची, आप तीनों को यहाँ तक आने की जरूरत पड़ी, तो मैं वह भी बता देती हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले जब आलोक नियति के पास से लौटकर आए और वंशिका के पास पहुंचे, तभी अचानक नियति की बेटी की अचानक बीमार हो गई। उसी पल उन्हें लौटकर वापस जाना पड़ा। वे नियति के पास पहुंचकर अपनी बेटी का इलाज कर थोड़ा आराम करने के लिए बैठे कि तभी वंशिका का बेटा अचानक खेलते हुए गिर पड़ा। उसे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, पिता का नाम ले पुकारने लगा। वंशिका को बिना बताए उसने साम्या, आलोक का ड्राइवर दोस्त को खबर भेजी, जिसके कारण आलोक को तुरंत लौटकर पुनः वंशिका के पास लौटना पड़ा। इस एक सप्ताह के लगातार सफर के कारण आलोक अचानक बीमार पड़ गया। अब एक विपरीत परिस्थितियां हम तीनों के सामने उत्पन्न हो गईं कि जिस सच को जानते हुए हम अनजान बने हुए थे, उसे खुद भला कैसे स्वीकार करते। लेकिन इस परिस्थिति में पति से दूर कैसे रह सकते थे, जिसने अपने आप को हमारे खातिर अनेक टुकड़ों में बांट दिया। उन्हें अकेला ऐसी विकट परिस्थिति में हम भला कैसे छोड़ दे। इसलिए हमने वंशिका को कहे कोर्ट में केस डलवाया, ताकि इसी बहाने से ही सारा जमाना इस हकीकत को स्वीकार करें। भविष्य में कभी भी हमारी संतानों को हमारे बाद अपना हक पाने के लिए कोर्ट में न जाना पड़े, वह भी किसी दूसरे रूप में एक दूसरे के विपरीत। इसलिए आज हमने आपस में ही विचार कर एक ऐसा समाधान निकाल लेना उचित समझा, जिसमें कल की सारी बाधाएं आज ही हल हो जाए। आज हम तीनों सहमति से अदालत में केस लड़ रही है, जीत भी हमारे पक्ष में करवा लेंगे। लेकिन कल में यदि बच्चे वहां पहुंचे तब पता नहीं मंजर क्या होगा। हम नहीं चाहते कि कल में हमारे बाद हमारे बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करें, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी बात को लेकर। इसलिए आज हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखते हुए सारी बातों को समाज के सामने साझा करके क्लियर कर देना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद भी चाहे समाज हमें जो भी कहें, हमें समाज का फैसला मंजूर होगा, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये करना आज हमारे लिए जरूरी है। शादी के बाद बेटे का और बच्चों के आने के बाद नवदंपति का व्यवहार बदलने की शिकायत करने वाला यह समाज सिर्फ अपनी बेबाक राय रखता है, कभी भी वास्तविकता की बातें नहीं करता। जो वास्तविकता से परिचित, अनुभवी और सच्चे ही हितैषी होते हैं, उन्हें कभी भी इनमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। वह भलीभांति जानते हैं कि दोनों ही परिस्थिति में व्यवहार नहीं, परिस्थितियां बदल रही है। इसलिए ऐसे समय में सच्चे साथी, रिश्तेदार और हितैषी आपसी सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास तो करते ही है, साथ ही उन्हें शुभकामनाओं के साथ साथ अनुभवों का ज्ञान देना ही उचित समझते हैं। वे कभी भी वजह बेवजह यूं ही किसी को दोषी नहीं ठहराते। वे जानते हैं कि शादी के बाद बदलने वाला व्यवहार वास्तव में जीवन साथी की एक पहलू को अधिकार देने का दूसरा तरीका है। जहां पहले वह अकेला आगे बढ़कर हर निर्णय लेने और हर कार्य को तुरंत करने में सक्षम होता था, ऐसा नहीं कि वह आज ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए पहले की और वर्तमान परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। हो सकता है कि किसी विशेष निर्णय में वह अपने जीवन साथी की राय को उसका सम्मान बनाए रखने के लिए प्राथमिकता देना चाहता हो, जिसे समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपनी झुंझलाहट किसी और शब्दों में तानों के रूप में प्रकट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले उनका कार्य बिना कोई मत रखे आसानी से हो जाता था। अब उन्हें सिर्फ थोड़ा इंतजार करना होना। फिर दूसरी परिस्थिति से तो सभी भली भांति अवगत होकर भी न जाने क्यों अपनी शिकायतें रखने में नहीं चूकते, जबकि वे सभी जानते हैं कि किसी भी संतान के जीवन में आने के पश्चात उसके लिए रातों में जागने, उसकी सुरक्षा में हमेशा चिंतित रहे और उसका भविष्य सुनिश्चित करने में कई बार नवदंपति के दिन और रात में फर्क नहीं रह जाता। ये बात सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में बच्चा रातों में जागना और दिन में सोना पसंद करता है। इसी कारण नवदंपति के जीवन शैली पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि दिन के समय उन्हें सामाजिक दायित्व पूरा करना होता है, रात्रि में माता पिता होने का कर्तव्य निभाना पड़ता। अब ऐसे समय में लगातार संघर्ष के दौरान थोड़ी थकावट और उसके कारण थोड़ा व्यवहार में परिवर्तन भी समाज बर्दाश्त ना कर सके, तो फिर उन्हें अपना कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। कहते हुए सरला उस संयुक्त समिति के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ देखने लगी।
उसे न जाने क्यों ये लगा कि उसके द्वारा कही गई बात शायद उनमें से दो लोग समझते हुए भी ना समझ बनने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसमें शायद उन्हें दोष देना भी पूर्णतः गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग ताउम्र सिर्फ और सिर्फ अपने मतलबी व्यवहार में जीते हैं। उन्हें किसी दूसरे की सोच और सुविधा की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन उस कमेटी के बीच एक सीनियर जज ने सरला की बात को बड़ी गंभीरता से सुना भी और समझा भी। सरला को बैठकर बात करने का इशारा कर वह कहने लगे, बात तो बड़ी गहरी है और अनुभव की बात की है तुमने, लेकिन यहाँ तो सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, कहीं ज़्यादा उम्मीद से परे सहयोग भी कर रहे हैं कि आखिर इतना सामंजस्य होते हुए भी कोई आवश्यकता क्यों पड़ी। जो बात आपस में बैठकर सुलझाई जा सकती है, उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना कुछ उचित जान नहीं पड़ रहा, क्योंकि न्यायालय में किसी अहित की संभावना होने या अहित हो जाने पर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए अर्जी लगाना उचित है। इसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना कुछ ठीक जान नहीं पड़ता। वे अपना वाक्य पूरा कर पाते उसके पूर्व वही सरला ने उन्हें बीच में टोककर कहा, हाँ यही बात हम कहना चाहते हैं कि हम उस अहित का इंतजार क्यों करें। हम तीनों संविधान से अपना हक नहीं, कागज़ पर लगी वो मोहर चाहते हैं जिसके समाप्त। प्रिय पाठक, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानी को पढ़ा, साथ ही साथ अच्छी अच्छी समीक्षाएं और प्रोत्साहन दिया। मैं आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ कि उस कहानी को भी ऐसा ही स्नेह आप सभी लोग दोगे। मीनाक्षी पर हम तीनों के बच्चों के बीच कभी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। हमें सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मंजूरी चाहिए। अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तब फिर भला मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि कोई आलोक जी को किसी और रूप में ना देखे। समाज के सामने हम स्पष्ट कर देना चाहते थे कि ना तो हम तीनों का कोई दोष था, ना ही उन्होंने जानबूझकर ऐसे कदम उठाए। जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ एक संयोगवश था, बाकी सब तो प्रकृति के नियमानुसार ही हुआ। लेकिन अगर हम यूं ही सब कुछ अपना लेते तो लोगों का नजरिया कुछ और होता। आज खुद वही लोग जो किसी को दुख देने से नहीं चूकते, आज ये चाहते हैं कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे। जो लोग कल में आगे चलकर ताने देने में पीछे नहीं हटते, वहीं आज उन्हें बेकसूर मानते हैं। कल तक जो संविधान उन्हें एक शिकायत पर दोषी करार देता, उसी संविधान ने उनके और हमारे हित में फैसला लेने के लिए इतने सम्मानीय सदस्यों का कमेटी के रूप में यहाँ भेजा। अब आप ही बताइए कितना अंतर आ गया। कहते हुए सरला ने उन पंचों के सामने चाय के साथ अपना पक्ष रखा। वे सभी उपस्थित सम्मानीय सोचने लगे, वाकई गंभीरता तो है, बहुत हद तक इसमें सच्चाई भी है। आज जहां पूरी जनता आलोक और उनकी तीनों पत्नियों को बच्चों सहित एक साथ देखना चाहती है, वहीं सामान्य परिस्थितियों पर एक साथ रहने पर शायद उन्हें कितना भला बुरा कहती। न्यायाधीश विचार में थे कि फैसला उन्हें सुनना है या आलोक की तीनों पत्नियों ने पहले ही तय कर रखा है। वे तो सिर्फ एक मोहरा बनकर यहाँ तक खींचे चले आए। एक झूठी सोच के साथ वाकई उन्हें अब अपने आने पर हंसी आ रही थी। वे सोच रहे थे कि सचमुच आलोक ने अपने जीवन में पैसा ही नहीं कमाया, वरन सच्चे प्यार का भी इन्वेस्टमेंट किया। तभी तो आज उसकी तीनों पत्नियां बच्चों सहित एक सुर में उसकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने पर उसके साथ खड़े हैं, बिना किसी वाद प्रतिवाद के। बड़ा खुश नसीब हैं आलोक और अजीब संस्कारी है वे तीनों पत्नियां जो खुद ही संविधान को इस रूप में उपयोग कर गई। तीनों ने मिलकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की आज सारे देश की जनता उनके ही सोच के अनुरूप उन्हें एक साथ देखना चाहती है। अगली सुबह कोर्ट खचाखच दर्शकों से भरा था। सबने आज पहली दफा आलोक जी और उनकी तीनों पत्नियों को बच्चों सहित देखा। निर्णय भी ठीक वैसे ही हुआ जैसे पूरी जनता चाहती थी, या यूं कह ले कि जो उनकी तीनों पत्नियों चाहती थी। लेकिन उन तीनों ने मिलकर अपनी चाहत को बड़ी चालाकी से जनता की पुकार में तब्दील कर दिया। अब वे तीनों बड़े शान से एक ही मकान में आलोक जी के साथ रहती, उनकी सेवा करती और तीनों ने मिलकर घर, ऑफिस और बाहर के काम आपस में बांटकर हमेशा आलोक जी के साथ रहने का निर्णय किया, ताकि उन्हें एक पल भी अकेला ना छोड़ा जा सके। इसी दौरान दीवानकर भी लौट आया। दीवानकर अपनी पत्नी श्रुति और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। एक विश्वास नियति का पूर्ण हुआ। आलोक का पूरा परिवार भी आलोक की तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। समाप्त। मैं आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ कि उस कहानी को भी ऐसा ही स्नेह आप सभी लोग दोगे।